नमस्कार। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर हाल में खुश रहें, बस यही मायने रखता है। तारा संस्थान के एक आवाज़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सिर्फ कोरोना और कोरोना याद रह रहा है। मुझे लगता है कि मार्च की शुरुआत या मिडिल मार्च से जब से कोरोना की बात हुई है, मेरे ख्याल से अभी हम जनवरी में आ गए और हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना की बात कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अब कोरोना के साथ हम कोरोना वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है जितनी जल्दी कोरोना के लिए वैक्सीन बना है, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक इससे अफेक्ट हुई है। तो और बहुत लोगों को कोरोना हुआ, उनमें से एक मैं भी हूँ जिसे हुआ, और हम ठीक हो गए और असिम्टोमेटिक थे और डर नहीं लगा क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं थे। पर बहुत लोग हैं जिन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा, जिसका बहुत बड़ा दुख है। मेरे भी कुछ परिचित हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, तो बहुत दुखद रहा ये साल। कई लोगों के घरों में बहुत दुखद रहा और मुझे वो भी दुख है कि कई लोगों की रोजी रोटी के लिए बहुत मुश्किलें आ गई। उनके लिए जो छोटे छोटे से जिनके धंधे थे वो एकदम से क्या करें, तो बहुत मुश्किल समय रहा है। हम चाहते कि 2021 उस मुश्किल को पार कर जाए। वैसे वैक्सीन आ गई तो चीज़ें मुझे लगता है जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और हम इस कोरोना नामक बीमारी से दूर हो जाएंगे। तारा संस्थान के ओल्ड एज होम में भी कोरोना हो गया था, उदयपुर में भी हुआ, फरीदाबाद में भी हुआ। उदयपुर में 22 लोगों को हुआ, फरीदाबाद में 9 लोगों को हुआ। परंतु खुशी की बात है कि फरीदाबाद में कोई जनहानि नहीं हुई, परंतु उदयपुर में 2 वृद्ध अंकल हैं, उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। तो इसका बहुत दुख है। हमने पूरी कोशिश की उनका इलाज कराने की, सब कुछ की, और बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं, पर उनका बहुत ज़्यादा दुख है हमें। और हमारे यहाँ की जो टीम है उसने बहुत मदद की। एक गोविंद करके एक नर्सिंग स्टाफ है, वो रात दिन लगे रहे। दिनेश सेन है, वो रात दिन लगे गए। राजेश जैन जो मैनेजर हैं वो लगे रहे। सब लोगों ने, और जो हमारे सफाई स्टाफ था वो वहीं पे शिफ्ट हो गए, वो बाहर गए नहीं, ताकि आना जाना रहेगा तो मुश्किल होगी। इस तरह से करके सबने मिल करके उदयपुर में भी, और उसी टीम ने फिर फरीदाबाद में बाद में जा कर के, फरीदाबाद में बाद में हुआ तो वहाँ भी जा कर के सबको संभाला और ये ख़त्म हुआ। परंतु एक दुख जो रह गया कि एक मित्तल साहब है, एक गुप्ता साहब है, वो हमारे साथ नहीं रहे। मित्तल साहब की उम्र तो सिर्फ 66 साल थी और गुप्ता साहब 85 ईयर्स के थे। आपकी बेटी ने नहीं बोला कि मम्मा यहीं रह जाओ हमारे पास? बात सुनो, उनके ससुराल वाले देखो पास नहीं रहते हैं तो सारे वो नहीं अच्छा समझते। घर में आपके कौन कौन है? घर में तो सब है, लड़का भी है, लड़की भी है, दिल्ली में। हाँ, और दादाजी? वो गए वो क्या करें। तो दादी, आपको किसने बताया कि यहाँ उदयपुर में वृद्धाश्रम है? इधर हमारी लड़की रहती है ना, सिख कॉलोनी में रहती है। हाँ, उसने पता करके तो उसने बनवाया यहाँ पे। तो दादी, आपको कभी घर की याद आती है? तो हमेशा ही आती है। पर यहाँ कोई तकलीफ थोड़ी है आपको? तकलीफ कुछ नहीं है, सब कुछ मिलता है, आराम है। पर आपको यहाँ अच्छा तो लगता है ना? नहीं, हाँ, अच्छा तो बहुत है, हर चीज मिलती है, कोई तकलीफ तो नहीं ना है? तकलीफ नहीं है कुछ भी। तो आपको यहाँ जो खाना पीना जो मिलता है बहुत अच्छा लगता बहुत है ना? अच्छा है। हाँ, दवाई वगैरह ये सब कुछ मिलता है, सब टाइम से मिल जाती है सब ना? कुछ मिल जाती है, किसी चीज की कोई दिक्कत ना तो नहीं कमी, है? किसी चीज की कमी नहीं है। जीवन में घटना और सड़क में दुर्घटना ज्यादातर दूसरों को बचाते बचाते हो ही जाती है। जैसे ही हादसा नाम का शब्द ज़हन में आता है तो मन किसी अनहोनी का अंदेशा करने लगता है। दुर्घटना एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकती है। सुरेखा जी के पति के साथ भी एक ऐसी ही दुर्घटना हुई
कि जिससे उन्हें जान से हाथ धोना पड़ गया। वो ट्रैक्टर चलाते थे। वो क्या हुआ कि एक दिन ट्रैक्टर के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में गिर गए। अब अपने 2 बच्चों की परवरिश का सारा भार सुरेखा जी पर आ गया। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? सुरेखा जोशी। घर में कौन कौन है बेटा? एक बच्चा है मेरा, एक बच्ची है मैं, और एक बुआ जी है मेरे बूढ़े। और आपके हस्बैंड? ऑफ हो गए। क्या हुआ था उनको? एक्सीडेंट हुआ था। क्या बड़ौदा काम में। करते थे वो? वो तो उनका किराए पे ट्रैक्टर चलाते थे। तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया? हाँ ट्रैक्टर से हो गया। तो ऐसे कैसे हुआ, कुछ पता चला आपको? सामने से वो जो नील गाय आती है ना, वो आई थी, तो एक्सीडेंट हो गया, तो खाई में गिर गए थे। अपने जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है हम समझ सकते हैं। एक माता पिता के लिए दुखों की कोई सीमा नहीं होती जब उनकी संतान समय से पहले ही उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। पारिवारिक आर्थिक स्थितियां डावाडोल हो जाती हैं, क्योंकि परिवार को चलाने वाला ही अब कभी लौट कर नहीं आएगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पुष्पा। आपके बेटे के लिए हमें पता है कि वो नहीं है, आप माँ हैं, है ना? तो माँ तो कभी अपने बच्चों को भूलती नहीं। नहीं भूलती, ऊपर जाएंगे जब भूलेंगे, वहाँ पे जाएंगे ऊपर वाले के घर, वहाँ पे भूल जाएंगे। क्या लगता है जब अकेले बैठे रहते हो तो क्या सोचते हो बेटे के बारे में? बहुत सोचते हैं, बेटा इधर फिरता है, इधर आता जाता, कमाने को जाता, हमको भी देता, इसका घर चलाता। अब तो सब सोच बहुत आती है, क्या करना। पूरे परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला होता है एक पिता। जब तक वो हमारे साथ होते हैं तब तक वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके चले जाने के बाद रह जाती है सिर्फ यादें। वक्त बीत गया लेकिन रह गई है वक्त की परछाई। आपके जाने के बाद कुछ बचा तो सिर्फ तन्हाई। निकल पड़ते हैं आंखों से आंसू और दिल बैठ जाता है। जब भी याद आती है बातें जो आपने थी बताई। सुरेखा जी को अब घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन हम इनसे मिलकर आए तो बच्चे सहित ये लोग बीमार थे। लोगों के घरों में मजदूरी या काम वगैरह करके किसी तरह घर चलाने की कोशिश करती हैं। जब दिक्कतें आती हैं तो नहीं चाहते हुए भी दूसरों से मदद मांगनी ही पड़ती हैं। आपके हस्बैंड के जाने के बाद में आपको क्या दिक्कत आने लगी? तो दिक्कत तो आएगी ना, राशन वगैरह, बच्चे छोटे, बाहर को पैसे तो अभी आते नहीं है, नहीं तो इतने दिन तो वो भेजते थे 2000 3000 जो भी भेजते थे। तो बेटा अभी सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है आपको घर में? घर में तो अभी पैसे की ज़रूरत है। हम तीनों आज 8 दिन से बीमार है। क्या हो गया? बुखार, सर्दी, खांसी ये हो गया। तो आप कुछ काम वगैरह कुछ करते हो या काम वगैरह कुछ मिलता है आपको? यहाँ पे तो काम कोई नहीं मिलता है। चारा काटने के टाइम में मिलता है, दीपावली के टाइम में, अभी नहीं मिलता। तो आस पड़ोस में लोग कोई काम के लिए कुछ बताते हैं, अभी बुलाते हैं तो कुछ आपको? काम नहीं ना। अभी कुछ पहले गऊ निकालते थे, गऊ छाड़ने के लिए बुलाते, पर अभी कुछ काम ही नहीं ना, इसलिए दिक्कत पड़ रही है। बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है? बच्चों को तो अभी कुछ भी काम करके मुझे बाहर जाना पड़ेगा, इनको पढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी स्थिति यही रहेगी, बच्चों की भी यही रहेगी। पर अभी पैसे नहीं ना, इसकी वजह से किसी का सपोर्ट नहीं ना। तारा संस्थान सुरेखा जी को गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये की सहायता कर रहा है ताकि घर चलाने में कुछ मदद मिल सके। हालांकि ये मदद बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन घर के लिए थोड़ा बहुत सहारा तो मिल ही जाता है। जब उन्हें इस बात का पता चला कि ये मदद दानदाताओं द्वारा दी जा रही है तो इन्होंने अपनी अपील के साथ आभार भी व्यक्त किया। सुरेखा बेटा, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है, हाँ, क्या मिल रहा है? 1000 रुपये महीना। आपको कैश मिलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आते हैं? बैंक अकाउंट में आते। बेटा उन पैसों को आप किस में काम में लेते हो? राशन में, राशन लाती हूँ। कुछ बीमार हो जाते हैं बच्चे लोग, उसमें काम में लेती हूँ। तो ये पैसे जब से आपको मिलने लगे, इससे आपको कितनी हेल्प मिल गई है? थोड़ी आधी हेल्प मिलती है। 1 महीने का राशन लाती थी,
दूसरे महीने का किसी का देना हो तो उसको दे देती थी, उसी ने उधार लेती थी। जो आपको मुझे आप पैसे दे रहे हो उसकी बहुत बहुत धन्यवाद, और जब तक बच्चे मेरे बड़े नहीं हों आप तो मुझे मदद करते ही रहना। एक व्यक्ति जो दयालु है उसे अच्छे नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता है। उसे हर कोई प्यार करता है और लोग उसके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं। किसी की सहायता एक ऐसी चीज है जिसे निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। अगर हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी सराहना करें तो ये दया नहीं है। तारा संस्थान अपने आप को भाग्यशाली कह सकता है कि उसका साथ परोपकारी महानुभाव दे रहे हैं जो बिना किसी स्वार्थ भावना के जरूरतमंद लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ये संस्था इतनी अच्छी लगी कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप लोग जितना बुज़ुर्गों का और विधवाओं का, बच्चों का जितने प्रोग्राम आपने कर रखे हैं, शायद कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं मुझे दिखी जो इतना विशाल रूप में और इतने लोगों की सेवा करती हो। बड़ा ही आत्मा तृप्त हो जाती है आप लोगों की सेवा देख करके। मैम, सर जो इन मानवीय सेवा कार्यों को जो कर रहे हैं तारा संस्थान के साथ जुड़ के, इनको कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है। इतना अच्छी औलाद मिलती है, मतलब भगवान इतनी सेवा करे, कोई नाचती पर भी मेरे दुख नहीं है कोई चीज़ को। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान उदयपुर, फरीदाबाद और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7000 स्क्वायर फीट की भूमि पर ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। ओमदीप वृद्धाश्रम के भवन निर्माण के सहयोग हेतु हमने एक योजना बनाई है जो इस प्रकार से है। यदि आप 1 लाख रुपए का सहयोग करते हैं तो संस्थान आपको भवन निर्माण ददीची कहेंगे, 51,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण कर्ण कहेंगे, 21,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण भामाशाह के नाम की उपाधि से अलंकृत कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा। हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। एक परिवार के लोग घर में हंसी खुशी से रहते हैं। ऐसी आनंद वृद्धाश्रम, श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम भी एक परिवार की तरह है, जहाँ पर एक हमारे गायक हैं जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत शिद्दत से गाते हैं और पूरा दिन उन्हीं के गेटअप में रहते हैं। वो उनके इतने बड़े फ़ैन हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म दिवस पर एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। तो देखिए सब लोग कितने खुशी खुशी से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए उसकी एक झलक। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ लेकिन
कि मैं चल भी नहीं सकता और तुम दौड़ जाते हो। चाल में ठुमका, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। ओ तेरा रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला, रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। ओ तेरा रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला, रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला। एक बार क्या हुआ, एक जगह हाथी का ऑपरेशन हो रहा था, तो अपने ये रामचंद्र जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, इनको इंटरेस्ट आया। इन्होंने कहा कि अरे मैं भी देखूं हाथी का ऑपरेशन कैसे होता है। तो जा कर के सम्मिलित हो गए, हाथी का ऑपरेशन हो गया, चीर फाड़ करके और पूरा उसको बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कंपाउंडर साहब को कि अरे भाई सब तरफ देख लो, सब चीज़ें हैं कि नहीं बराबर, वो तौलिया वगैरह और सब है कि नहीं। तो कंपाउंडर ने कहा अरे साहब सब चीज़ें तो हैं, लेकिन वो रामचंद्र जी कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये शाम मस्ताने मदहोश किए जाए, मेरी डोर कोई खींचे, तेरी ओर चली जाए। ये शाम मस्ताने दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, ओठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। ये शाम मस्तानी। अंत में सिर्फ ये कि बुजुर्ग बहुत खुश हैं और हमारी एक बिल्डिंग और बन रही है। ओम दीपानंद वृद्धाश्रम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग में भी पिछली बिल्डिंग की तरह ही आपका सहयोग मिले, ताकि हम इसको अच्छे से बना पाएँ और सारा काम जो सोच रहे हैं कि जैसे चलना चाहिए, एक आराम से काम हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा सब देंगे तो ये काम में कोई दिक्कत पहले भी नहीं आई थी और आगे भी नहीं आई। अंत में कुछ पंक्तियाँ। किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है, जो अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है।